अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम क्लास 10th का कोर्स शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे आपको काफी हद तक प्रोग्राम बनाना सिखाएं और साथ में हम इसकी इंस्टॉलेशन भी करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की जो हम इसमें यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें हम आईटी सीरीज की बुक के अकॉर्डिंग कोर्स को लेके चलेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से ये बुक लिखी हुई है, तो इसी हिसाब से हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को दी जाएंगे फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। और जो पर्सन होता है जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, ए पर्सन हु नो हाउ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट डू यू नो अबाउट सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ए स्पेशल लैंग्वेज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन द रूल फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर अवेलेबल। नीचे कुछ लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद सी लैंग्वेज है। तो सी इज अ पॉपुलर जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ये 1969 से 73 तक बेल लैब्स में डेनिस रिची और केन थॉमसन, इन दो लोगों ने प्रिपेयर की थी। इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, यहाँ मैं गूगल करता हूँ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहाँ हम अगर विकिपीडिया से देखें तो इसमें थोड़ी डिटेल दी गई है इसके वर्जन्स। तो सी लैंग्वेज जो है ये डेवलप की डेनिस रिची ने, और इसके मुख्तलिफ वर्जन्स डेवलप हुए और उसके बाद ये तकरीबन 72 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी और अभी तक इसके वर्जन लेटेस्ट भी आ रहे हैं। ये डेनिस रिची और थॉमसन थॉमसन ने पहले जो है वो सी लैंग्वेज डेवलप की थी, तो बी लैंग्वेज सॉरी, उसके बाद ये सी की तरफ आए। तो यहाँ ये असल में इसको बनाया गया था यूनिक्स के अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए। तो यहाँ इसके कुछ वर्जन हैं। 72 में फर्स्ट रिलीज हुआ, फिर के एंड आर कैंगरम एंड रिची वर्जन आया, फिर आरसीसी, और इसी तरह ये अप्रैल में 2023 में जो है इसका एक वर्जन पब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 2023। और उसके बाद आगे भी इस फ्यूचर में भी इस पे काफी काम हो रहा है। तो इसकी आप हिस्ट्री गूगल कर सकते हैं। ये जो है कैंगरम एंड रिची जो बुक थी उसका ये कवर पेज इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको आप डिटेल से यहाँ से गूगल करें। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होती है। ये असल में पूरा माहौल होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट उसको कहते हैं। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल जो इसके नेसेसरी टूल्स हैं फॉर प्रोग्रामिंग। इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एग्जीक्यूट कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज important to set up the programming environment before writing the code। आगे IDE, मुख्तलिफ हम IDE यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मेरे पास ये डेव C++ है, इसको हम यूज कर सकते हैं कोड लिखने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज करते हैं। यहाँ से इसको इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पर कोड लिखा जाता है। उसके अलावा हमें जो टेक्स्ट एडिटर इन्होंने दिए गए हैं हमारी बुक में, उसमें एक विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें आप कोड लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हम यूज करेंगे कोड ब्लॉक, तो हम उसको इंस्टॉल करना भी सीखते हैं। जी आगे अभी हम इसको डाउनलोड करते हैं कोड ब्लॉक को। यहाँ मैंने कोड ब्लॉक फॉर विंडो 10 लिखा है और इसमें आप ये सिंपली जो पहला ऑप्शन आ रहा है इसी से क्लिक कर दें इसको, और उस पर ये डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, इस पर क्लिक करें और ये विंडो एक्सपी विस्टा 7, 8, 10, और इससे सबसे जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दें, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपके। यहाँ ये देखें डाउनलोडिंग ये स्टार्ट हो चुकी है।
अभी हम इसको फोल्डर में ओपन करते हैं। ये डाउनलोड वाले फोल्डर में ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ इसको सिंपली डबल क्लिक करें तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी इसकी। यहाँ यस पर क्लिक करें, यहाँ नेक्स्ट और एग्री करें, फिर नेक्स्ट, और इसको मैं सी पर ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल, ये प्रोसेस कुछ देर चलेगा। यहाँ ओके करें, यहाँ ओके कर दें, फिर नेक्स्ट करें, यहाँ फिनिश कर दें, यहाँ ओके कर दें, लीव कर दें यहाँ से। ओके, ये आपके सामने कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ आप इसको न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ एम्प्टी फाइल, और इधर हम कोड लिखते हैं यहाँ पर। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है जी। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ हम अपना इसको ओपन करते हैं। तो कोड ब्लॉक 20.03 इसका वर्जन है। तो ये ओपन हो गया। ये इंटरफेस यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये बुक पर इन्होंने दिया हुआ है। तो ये इसका इंटरफेस है। ये हमने कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया है। तो इससे पहले मैंने आपको विजुअल स्टूडियो और डेव सी प्लस दोनों मेरे पास पड़े हैं। तो अगर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डेव यूज करना है वो कर लें। विजुअल स्टूडियो तो वेब के लिए ज्यादा यूज करते हैं हम, मैं वैसे करता हूँ, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है कोड ब्लॉक दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये इंस्टॉल किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द मॉड्यूल ऑफ टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर फॉर द सी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द प्रोग्रामर्स टू राइट एंड एडिट प्रोग्राम। यानी ये वो एरिया है जो आपको प्रोग्राम लिखने में मदद देगा। इसमें आप राइट करेंगे प्रोग्राम। तमाम आईडीज जो हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनका अपना टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल होता है। तो उसके अलावा आप नोटपैड में कोड लिखकर भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है जिसमें प्रोग्राम लिख के दिखाया हुआ है। ये अभी हम थोड़ी देर में ही लिखते हैं। इसके बाद आगे कंपाइलर क्या है? कंपाइलर असल में ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो आईडीई का ही हिस्सा है। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो जो कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर पर नहीं चल सकेगा। इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन से पहले। तो कंपाइलर ऐसा सॉफ्टवेयर है, इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम सोर्स कोड कहेंगे, इनटू मशीन कोड, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। अगर किसी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो वो कंपाइल नहीं हो पाएगा, वो कंपाइलर उसका सिंटैक्स एरर देगा। देखें, सबसे पहले आपने प्रोग्राम फाइल लिखनी है, फिर कंपाइलेशन करनी है, वो बाइनरी फाइल बनेगी, फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या होता है? हर प्रोग्राम लिखने के कुछ असूल होते हैं, उसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। अगर आप उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ए सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। आगे एन एरर अकर व्हेन वी वायोलेट द सिंटैक्स। अच्छा, नेक्स्ट है सिंटैक्स एरर की इन्होंने डेफिनेशन हेडिंग अलग दी हुई है। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट computer program according to the syntax of the programming language. Syntax error occur when rule of programming language are not followed by the computer program. तो इसके बाद है जी राइट द प्रोसीजर टू राइट, सेव, कंपाइल, एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। इसमें ये स्टेप दिए हुए हैं, इसको हम परफॉर्म भी करेंगे। पहला स्टेप है राइटिंग अ सी प्रोग्राम। इसमें हम पहले एम्प्टी फाइल खोल लें, या इसका मैं एक और मेथड भी बताऊंगा। तो उसके बाद आप इसको ये कोड लिखेंगे और उसके बाद हम सेव करेंगे। सेविंग के बाद आप कंपाइल करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ये मरहले हैं। तो आइए मैं इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। हमने ये कोड ब्लॉक ओपन किया हुआ है। यहाँ इसकी फाइल बनाने के दो मेथड हैं। एक तो आप न्यू पे जाएं और एम्प्टी फाइल बना लें। दूसरा है फाइल पे जाएं और पहले ही बता दें आप कौन सी फाइल, यानी सी प्लस प्लस बनाना चाहते हैं, डी सोर्स फाइल है, एम्प्टी फाइल है, हेडर फाइल है, वो आप यहाँ से भी ऑप्शन है। तो दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू पे जाएं, एम्प्टी फाइल, यहाँ आप जो है फाइल लिखना शुरू करेंगे। मैं इसको स्क्रॉल करके ये बड़ा कर लेता हूँ। आप कंट्रोल दबा के
स्क्रॉल बार प्रेस करेंगे तो ये इसका क्रिएट बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट। यहाँ हम हैश लिखेंगे इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में stdio डॉट h एंगल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद मेन लिखेंगे, फिर हम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। यहाँ पर हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ और डबल कोट्स में हम हेलो वर्ड ये लिख देते हैं और एंड पे सेमीकोलन। यहाँ इसने रेड अंडरलाइन किया है क्योंकि अभी हमने इसको एक्सटेंशन नहीं दी, सेव नहीं की फाइल। अब यहाँ पर कंट्रोल एस कर लें या फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक कर लें। तो अब कहाँ पर सेव करना है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि एक हम प्रोग्राम का फोल्डर बना लेते हैं, ये चैनल के फोल्डर में ही 10th, और इसमें मैं यहाँ न्यू फोल्डर बना लेता हूँ सी प्रोग्राम। अगर आप इस तरह कोई फोल्डर बना के उसमें चलेंगे तो आपके सारे प्रोग्राम महफूज रहेंगे। ये है हमारी फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर, इसका फाइल का नाम मैं फर्स्ट लेक्चर रख लेता हूँ। यहाँ सेव कर लें, सी और सी प्लस प्लस दोनों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करें तो अब देखें ये एरर भी खत्म हो गया और इसने कुछ कलर चेंज कर दिए। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या इसको लिंक सेक्शन कहते हैं, उसका इसने ग्रीन कर दिया। ये मेन फाइल है और ये डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है टेक्स्ट मैसेज है। उसके बाद आप बिल्ड में जाके यहाँ बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ से रन कर सकते हैं, या यहाँ पर आइकन दिए गए हैं टूल बॉक्स पर, ये टूल दिए गए हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पर बिल्ड फिनिश्ड, आगे 0 एरर एंड 0 वार्निंग, और उसके बाद आप रन पर क्लिक करेंगे तो आपको आउटपुट हेलो वर्ल्ड ये शो होगी। यहाँ पर कोई की प्रेस करते हैं तो हम अपनी मेन जो कोड वाली स्क्रीन है उस पर दोबारा चले जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये सारे प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट करने के देखे हैं, या आप सिर्फ परफॉर्म कीजिएगा, ये परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स, राइट अ लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ये खास अल्फाज होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज में उनका एक खास किरदार होता है, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखते हैं तो अंपायर उंगली खड़ी करे तो आउट होता है, दोनों हाथ खड़े करे तो 6 रन होते हैं। तो इसी तरह वो उस प्ले के यानी उस गेम के कुछ खास इशारे हैं, वो उनके कीवर्ड्स हैं समझ लें। तो यहाँ पर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, तो उसमें हम कुछ खास अल्फाज यूज करेंगे जिनको हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहते हैं। रिजर्व वर्ड हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्री डिफाइंड यानी पहले से बयान किया गया है, किसने, जिसने वो लैंग्वेज बनाई है उसने। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ रिजर्व वर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपर है उसने इन वर्ड्स का मतलब बताया हुआ है। इट कैन नॉट बी चेंज बाय या रीडिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, यानी इसको हम ना चेंज कर सकते हैं ना दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज डिफाइंड। रिजर्व वर्ड आर आल्सो नोन एज, इनको कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो जो सी लैंग्वेज है उसमें 32 कीवर्ड्स हैं। अच्छा, ये नीचे कुछ टेबल दिया गया है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम यूज करेंगे जब डाटा टाइप्स है, जैसे इंट है, लॉन्ग है, तो ये यूज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इफ है, गो टू है, फॉर लूप हम यूज करेंगे, तो इनका आगे यूज आएगा तो आपको ये सारे कीवर्ड्स का पता चलता जाएगा। एक्सप्लेन हेडर फाइल्स एंड देयर यूज इन प्रोग्राम। आगे है गिव सम एग्जांपल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स असल में लाइब्रेरी फाइल्स की कलेक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शंस की कलेक्शन है। हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो मुख्तलिफ काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। देयर आर मेनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस, ईच हेडर फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से कुछ बताए हुए फंक्शंस होते हैं जिनका कोड हेडर फाइल्स में मौजूद होता है, उन फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं। इसकी एक्सटेंशन .h है, हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h होती है। आगे द इंक्लूड स्टेटमेंट इज यूज एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम टू इंक्लूड हेडर फाइल। नेम ऑफ हेडर फाइल जो है वो एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। इसका सिंटैक्स देख लें, यानी इसको आपने कैसे यूज करना है। सबसे पहले हैश इंक्लूड और फिर हेडर फाइल का नेम लिखना है एंगल ब्रैकेट्स में, या आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे हमने ये पिछले लेक्चर में यूज भी की थी। इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस है, जिसमें आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ ये स्टेटमेंट्स यूज करेंगे stdio में।
यानी ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो stdio में मौजूद होते हैं। ये फंक्शंस printf, scanf ये यूज करेंगे हम। इसी तरह कुछ मैथ के फंक्शन अगर यूज करने हैं आपने तो math.h फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे जजर लेने के लिए स्क्वायर रूट, पावर लेने के लिए pow फंक्शन है। नेक्स्ट है जी ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का लिखने का। इसमें सबसे जो पहला सेक्शन होता है उसको प्री प्रोसेसर वेक्टर या लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन कहते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आता है, और क्योंकि मेन को मेन इसलिए कहते हैं कि कुछ सब फंक्शन भी होते हैं वो यूज कर सकते हैं, आगे जाके 5वें चैप्टर में हम उनको कवर करेंगे। और फिर बॉडी है प्रोग्राम की जिसमें हम कोड इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये लिंक सेक्शन है, ये पहली लाइन। फिर वाइड मेन, वाइड रिटर्न टाइप है, मैं समटाइम नहीं लिखता। तो यहाँ पर फिर ये बॉडी इंक्लोज है इन एंगल ब्रैकेट्स में, सॉरी करली ब्रेसेस में। उसके बाद लिंक सेक्शन की डिटेल बताइए ये क्या होता है। द हेडर सेक्शन इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। आगे हेडर फाइल्स कंटेन many functions that are already defined by the language in the language, यानी पहले से इंक्लूड होते हैं और बने बनाए होते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं आप। इसकी एक्सटेंशन जो है हेडर फाइल की .h होती है। उसके बाद मेन फंक्शन आ गया, ये वो एरिया है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। द मेन सेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज द प्लेस वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट। यानी अगर आपके प्रोग्राम में काफी सारे फंक्शन है, सब फंक्शन जो आपने कॉल किए हुए हैं उनको भी मेन में आप कॉल करते हैं, तो एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट मेन से होती है, वहां से कंट्रोल बाकी फंक्शंस तक जाता है। अच्छा, व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट द कंट्रोल एंटर इन मेन फंक्शन एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट रिटन इन मेन फंक्शन। उसके बाद बॉडी है प्रोग्राम की। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। आगे द स्टेटमेंट्स रिटन इन कर्ली ब्रेसेस आर नोन एज मेन फंक्शन की, उसको बॉडी कहते हैं। आगे नीचे हमने एक प्रोग्राम लास्ट टाइम लिखा था, उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये वही कोड लिखा हुआ है। तो ये सबसे ऊपर जो है ये इंक्लूड, ये हेडर फाइल है और ये इंक्लूड किया है, यहाँ इसका printf फंक्शन यूज किया हुआ है और ये एक मैसेज दिया हुआ है। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम कर लेते हैं। sqrt लेने के लिए मैं फ्लो टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ n, और इसमें मैं कोई वैल्यू यानी 35 स्टोर कर लेता हूँ। तो इसका मैंने स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ मैं %f, ये सारा कुछ क्या है ये आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल टू %f, यहाँ पर मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहा हूँ sqrt, और यहाँ इसको पैरामीटर दे रहा हूँ n। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एक एरर आएगा। तो यहाँ हम बिल्ड करते हैं, तो यहाँ देखें इसने एरर दे दिया है, नो टारगेट फाउंड। ये देखें एक एरर है। तो असल में इसने जो हम अननोन फंक्शन यूज किया है sqrt, उसका एरर दे दिया है कि ये उसको नहीं मिल रहा। तो अभी हम एक हेडर फाइल इधर इंक्लूड करता हूँ मैं, हैश इंक्लूड, और यहाँ math.h, ये sqrt math.h का फंक्शन है। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ। अब देखें 0 एरर आ गया और वार्निंग भी नहीं है। अब इसको रन करूंगा तो इसने ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ n ये मैसेज आया हमारा, और आगे स्क्वायर रूट मूव कर दिया है। तो यहाँ कोई की प्रेस करें, ये विंडो गायब हो जाएगी। और नेक्स्ट आते हैं हम अगले टॉपिक पर हमारे। तो नेक्स्ट है जी सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सी स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। The statements of C language are written in main function between curly braces। ये वही बात है जो अभी हमने की है। यहाँ पर हमने ये जो सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये C स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। तो अभी ये अब कुछ ऐसा समझ ना आए क्या है फ्लोट, और ये आगे जाके हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हर स्टेटमेंट को आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन को हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। देखिए हर स्टेटमेंट के एंड पर हमने सेमीकोलन लगाया। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो ये एरर आएगा। यहाँ मैं मिस करके यहाँ बिल्ड करता हूँ, तो इसने कहा अनएक्सपेक्टेड एरर है, ये सेमीकोलन जो है वो printf से पहले मिस है। अच्छा नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल दी गई है, दो स्टेटमेंट्स। हेलो वर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग।
ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएंगी। दो स्टेटमेंट्स हैं ये जो एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं सी स्टेटमेंट्स के बारे में कि पहला है जी, सीक्वेंस जो स्टेटमेंट्स का है वो आपने फॉलो करना है, क्योंकि उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जिस सीक्वेंस में आपने स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। इसमें छोटी बड़ी जो आपके केसेस हैं, लोअर केस और अपर केस, उसमें फर्क है। अगर आपने कोई वेरिएबल वगैरह में अपर केस में डिक्लेयर किया रखा हुआ है, नाम रखा हुआ है, उसका डिक्लेयर किया हुआ है, और उसको आप स्मॉल में यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। ये वेरिएबल क्या है ये भी आगे जाके हम टॉपिक कवर करेंगे। जैसे यहाँ इसने एग्जांपल दिए मेन और मेन, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ई स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन जरूर आएगा, अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर कमेंट्स, क्या होते हैं और इसका यूज क्या है। कमेंट्स असल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम यूजर के लिए लिखते हैं। तो कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है। यहां मैं लिख देता हूं, कमेंट्स आर द लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर, यानी ये एग्जीक्यूट नहीं करता कंपाइलर। इट इज only the information about code for the user, यानी यूजर के लिए ये इंफॉर्मेशन होती है। आगे there are two ways for comments in C language। दो तरीके हैं आप कमेंट लिख सकते हैं सी लैंग्वेज में। पहला जो एक तरीका है, मेथड है, उसमें आप डबल स्लैश लगाएंगे और आगे सिंगल लाइन, इसको कमेंट कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। अगर लंबा कमेंट है तो आप स्लैश लगा के स्टार लगाएं और मल्टी लाइन कमेंट आप लिख सकते हैं। अगर आपका कमेंट ज्यादा लंबा है तो आप स्लैश स्टार से शुरू करेंगे और स्टार स्लैश से खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ एक कमेंट लिखना है तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट या फंक्शन कॉल। अब इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो ऊपर हम जैसे लिखना चाहते हैं, मैं इधर स्लैश स्टार लिखूंगा तो ये सारे कमेंट बन गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ वैल्यू। तो यहां पर मैं स्टार स्लैश लगा दूंगा। ये जो इतना हिस्सा है इसको इसने कमेंट कर दिया। तो यहाँ आप अगर इससे ज्यादा लंबा भी कमेंट हो सकता है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कंपाइलर इग्नोर करेगा। अगर आपने एक ही लाइन में कमेंट लिखना है तो आप ऐसे डबल स्लैश लगाएंगे। जब आप अगली लाइन में जाएंगे तो वो कमेंट नहीं रहेगा, तो वो एक ही लाइन को एज अ कमेंट लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पर्पस क्या है, कमेंट्स कैन बी कंसीडर एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन है या यूजर के लिए हदायत है कि वो समझ सके कमेंट को। यहाँ इसने लिखा कमेंट्स अलाउ अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द कोड इजीली। कमेंट्स आर नोट्स अबाउट द कोड दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द कोड टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर, अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। तो यहाँ इसने बताया है कि सिंगल लाइन कमेंट को आपने डबल स्लैश से शुरू करना है, जैसे ये कमेंट लिख के दिखाया हुआ है। मल्टी लाइन जो कमेंट है उसको आपने स्लैश स्टार से शुरू करना है और स्टार स्लैश से एंड कर देना है, जैसे ये इसमें एक छोटा सा कमेंट लिखा हुआ है। अभी इसकी आपने एग्जांपल भी देखी है, हमने एग्जांपल के तौर पे इसको यूज किया है। व्हाट इज कैरेक्टर सेट? लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इन सी लैंग्वेज। कैरेक्टर सेट वो लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर हैं जो हम यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में उसमें प्रोग्राम बनाने के लिए, तो वो उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। जैसे है कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स used to construct words and statements in language. Every programming language has a set of characters. These characters are combined to form variable, constant, reserved words, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस इन्हीं से हम लिखते हैं। अच्छा, आगे है C language has its own character set that contain alphabets, digits and
स्पेशल करेक्टर। इसमें अल्फाबेट्स क्या है, A to Z, स्मॉल लेटर एंड लार्ज लेटर, कैपिटल अपर केस जो होते हैं वो भी शामिल है। इसमें 0 to 9 डिजिट्स हैं और इसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं स्पेशल करेक्टर, जिसमें @ है, डॉलर साइन है, पैरेंथेसिस है, एंगल ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, प्लस माइनस सिंबल्स हैं। तो ये सारे स्टार है ज़रूर के लिए यूज करते हैं। ये करेक्टर्स हम यूज करेंगे किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। नेक्स्ट, कांस्टेंट क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या है। तो कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट रिमेन द सेम। जैसे कि पाई की वैल्यू आप यूज करते हैं तो यूजर चाहेगा कि इसमें चेंजिंग गलती से भी ना हो, तो इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर लिया जाएगा। इसमें टाइप्स हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जिनमें पॉइंट नहीं आता, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जिसमें शारियन होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। माइनस साइन लगाया जाता है नेगेटिव के साथ, अगर साइन ना हो तो वो पॉजिटिव समझी जाती है वैल्यू। यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे 45 है, -10 है, ये करेक्ट कांस्टेंट कहलाते हैं, इंटीजर कांस्टेंट इनको। नेक्स्ट, रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट आर द न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, जिसमें पॉइंट आ सकता है, शारिया होता है। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कांस्टेंट यहाँ भी यूज किए जा सकते हैं और यहाँ पर माइनस साइन यूज किया जाएगा नेगेटिव के साथ। अगर साइन हम नहीं यूज करते तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कहलाएगी, अगर साइन नहीं यूज करेंगे। इफ नो साइन यूज वैल्यू विल बी पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। इसमें भी ये कुछ पॉइंट में दिए गए हैं। ये करेक्टर रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। हम फ्लोट डाटा टाइप इसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है जी करेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं। एनी करेक्टर रिटन इन सिंगल कोट्स इज कॉल्ड करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट कैन बी अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट, न्यूमेरिक, कोई भी जो सिंबल आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको सिंगल कोड में अगर आप लिख दें तो वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कोई सिंबल है, कोई नंबर है, डिजिट है, तो ये सारे करेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखें, वेरिएबल इसलिए इसका नाम रखा गया है, तो ये मेमोरी लोकेशन है जो कि डाटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह कांस्टेंट भी डाटा ही स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एज अ नेम के तौर पे मेमोरी में। लेकिन जो वेरिएबल हम बता देंगे तो मेमोरी में ही कांस्टेंट पढ़े, मेमोरी में ही वेरिएबल्स पढ़े। वेरिएबल में ये खसूसियत है कि उस मेमोरी लोकेशन को हम चेंज कर सकेंगे, इसलिए उस मेमोरी, वरना उसको मेमोरी सेल भी कह सकते थे, उसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि उस मेमोरी सेल को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है और जो कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं हो सकती, वो भी होती है, मेमोरी में ही डाटा पड़ा होता है। तो ये मेमोरी सेल या मेमोरी लोकेशन है जो डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डाटा इनपुट किया जाए प्रोग्राम में या उसका रिजल्ट्स कैलकुलेट करके वो रखा जाए, वो भी वेरिएबल्स में रखे जाते हैं। तो वेरिएबल में भी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हाउएवर नेम ऑफ वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं होता। हाँ, आगे जाके आप चेंज कर भी सकते हैं, बल्कि एक से ज्यादा नेम भी आप वो रेफरेंस के तौर पर ला सकते हैं इनको सी में, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पर। बस यही याद रखें कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वेरिएबल का नाम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आगे है जी ये वेरिएबल को हम यूनिक आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आइडेंटिफायर डाटा टाइप का, फंक्शन का, किसी का भी नाम जो होता है उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। नीचे कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं वेरिएबल्स के लिए, तो उसमें ये रूल दिए गए हैं। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर, अंडरस्कोर हो सकता है। फर्स्ट लेटर जो है वो मस्ट बी लेटर या अंडरस्कोर होगा। ये 9 मिनट, इसमें 9 आ गया, इसमें ऐश आ गया, ये वाले वेरिएबल नहीं हो सकते। इसमें 2 आ गया तो ये भी इनवैलिड है। तो आगे मैं यहाँ पर अलग वर्ड में लिखे वो मैं बता देता हूँ। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल, ए वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ ऑन अल्फाबेट, कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फाबेट, लेटर और अंडरस्कोर होगा। ब्लैंक स्पेस आर नॉट यूज्ड इन वेरिएबल नेम, सिंबल, स्पेशल सिंबल आर नॉट यूज्ड इन वेरिएबल नेम। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, एज एंड एज आर 2 वेरिएबल। इसमें ए कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तो ये 2 वेरिएबल समझे जाएंगे। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड जिनको कहते हैं उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम 31 कैरेक्टर यूज हो सकते हैं वेरिएबल में, अगर ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा इग्नोर कर दिए जाते हैं। 1 वेरिएबल ओनली यूज फॉर 1 डाटा टाइप। ये कुछ पॉइंट मैंने बना के लिखे हुए हैं, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस है जी वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल जो है वो कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इट रेफर टू द मेमोरी लोकेशन और इट रेफर टू द वैल्यू। ये भी मेमोरी लोकेशन में ही वैल्यू होती है वैसे।
तो वेरिएबल जो है, जैसे यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया n, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, ये डायरेक्ट कोई नंबर लिखा है, ये कांस्टेंट है। आगे डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप असल में सेट ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज, इसको कहते हैं कि वैल्यूज कौन सी हैं और उन पर कितने किस तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये डेटा टाइप डिसाइड करती है। और साथ में वो कितनी मेमोरी लोकेशन लेगी, ये भी डेटा टाइप ही डिसाइड करती है। ये सेट ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब? जैसे आप मार्ड ऑपरेटर लेते हैं तो उसमें आपको अगर फ्लोट डेटा टाइप है तो कंपाइलर मना कर देता है, भाई ये ऑपरेशन इस पे अलाउ नहीं है। अगर आप इंटीजर के साथ मार लें तो अलाउ है। इस तरह यानी ये कंपाइलर को आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के ऑपरेशन होने हैं। अगर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, द डेटा टाइप specify the type of data that can be stored in variable. Every data type has a range of values, यानी वो उसकी मेमोरी पर डिपेंड करेगा कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, and require different amount of memory. The compiler allocate the memory space for each variable according to its data type. ये कुछ चंद डेटा टाइप्स हैं स्टैंडर्ड, जैसे इंट है, फ्लोट है, चार है। इसी तरह इंट की पूरी फैमिली है जिसमें शॉर्ट आ जाता है, लॉन्ग आ जाता है, फ्लोट में डबल आ जाता है, लॉन्ग डबल आ जाता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है बाहर। आगे इंटीजर डेटा टाइप क्या है जी? इंट डेटा टाइप, इंट कीवर्ड से इसको बताया जाता है, इंट डेटा टाइप इसको कहते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है इज यूज्ड टू स्टोर या कीप इंटीजर वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट जो होते हैं, विद नो डेसिमल पॉइंट कह लें या फ्रैक्शन के बगैर जो होते हैं। जैसे ये वैल्यूज कुछ दी गई हैं, -20 है, 15 है, 520 है। इंट कीवर्ड यूज किया जाता है डिक्लेयर करने के लिए इंट टाइप का वेरिएबल को, और इट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी, बट इट डिपेंड ऑन कंपाइलर आल्सो। उस पर भी जो कंप्यूटर आपका कौन सा है, पहले डॉस बेस होता था तो उस पर ये 2 बाइट जगह लेता था। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक अनसाइंड इंट होते हैं, एक साइंड होते हैं। अनसाइंड का मतलब है कि इसमें साइन नहीं होता। जब साइन नहीं होता तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, 0 से पॉजिटिव वैल्यू ही ओनली स्टोर होती है। साइंड है, अगर आप अकेला इंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इसमें अगर ये 2 बाइट लेता है तो -32,768 से 32,767 तक, अगर 4 बाइट लेता है तो 2 बिलियन ये 14,74,83,648 दिया गया है। इसको आप पावर में लिखेंगे, -2 की पावर जो है ये 31 हो जाएगी, और ये 2 की पावर 31 -1 तक जाएगी। और इसी तरह अनसाइंड में 0 to 2 raised to power 32 -1 तक चली जाएगी। ये एक पॉइंट दिया हुआ है। सम कंपाइलर यूज 2 बाइट, ये पुराने जो डॉस बेस कंपाइलर थे, टर्बो C++ था, उसमें ये 2 बाइट लेता था, तो उसकी रेंज दी गई है। तो इसके लिए अलग एक मेरी प्ले लिस्ट है सी लैंग्वेज की, उसमें मैंने व्हाइट बोर्ड पर ये बकायदा समझाया हुआ है कि किस तरह ये वैल्यूज की रेंज बनती है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जो है ये पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता है जिसमें फ्रैक्शन आ सकती है। रियल नंबर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन, जैसे 2.5 है, 4.0 है, इस तरह की पॉइंट वाली वैल्यू आएंगी। इसके लिए फ्लोट कीवर्ड यूज किया जाता है और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और इसकी ये भी 4 बाइट जगह लेता है, ये पॉइंट याद रखना है। और दूसरा हमने रेंज इसकी कितनी होती है? रेंज होती है 3.4 into 10 raised to power -38 से लेकर 3.4 into 10 raised to power +38 तक जाती है। और फ्लोट वेरिएबल जो है ये 6 दर्जे तक प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। प्रिसीजन क्या होती है? पॉइंट के बाद जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है उस पर के बाद कितने डिजिट्स आ सकते हैं। प्रिसीजन रेफर टू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये 6 है। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर डेटा टाइप। ए वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप कैन स्टोर 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इसमें स्टोर होता है। 1 कैरेक्टर जो है 1 बाइट जगह लेता है, और इसमें कोई डिजिट, स्पेशल सिंबल कोई भी हो सकता है जो सिंगल कोट में बंद किया हुआ लेटर हो। A character value is normally given in single quotes such as A है, X है, कोई सिंबल भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए 4 डेटा टाइप हम CHR यूज करते हैं, और इट टेक्स 1 बाइट मेमोरी। ये कुछ पॉइंट इसमें याद रखने आपने। आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? असल में ये प्रोसेस है स्पेसिफाइंग द नेम, उसका नेम बताना एंड उसकी टाइप बताना है, ठीक है, नेम एंड टाइप। तो जैसे कि हम कहेंगे ये वेरिएबल है इस टाइप का, ये इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखना है, पहले आपने डेटा टाइप लिखनी है, फिर स्पेस आएगा, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है और सेमीकोलन लगाना है, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह।
तो यहाँ पर इसने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, मार्क्स है, फ्लो टाइप का एक एवरेज है और करेक्टर टाइप का ग्रेड है। इस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हो एक लाइन में, जैसे इंट num1 कॉमा num2 कॉमा सम है, तो इस तरह फिर कॉमे से स्प्लिट किया जाता है इनको। और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया जाता है तो उसी वक्त उसको वैल्यू असाइन कर देना, उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज बोथ एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन या आफ्टर डिक्लेरेशन। जैसे कि आप उसी लाइन में ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, डेटा टाइप है वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, या अगली लाइन में भी आप फौरन वेरिएबल डिक्लेयर करें, अगली लाइन में उसको वैल्यू असाइन कर दें। चलेंगे, यहाँ हमारा चैप्टर 1 पूरा हो गया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे कोड लिख के, और आपको प्रोग्राम बना के भी दिखाए जाएंगे। सी की अलग से भी प्लेलिस्ट है, अगर कोई आपके टॉपिक के रिलेटेड चीजें हैं वहां से भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर तक अल्लाह हाफिज।